रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज करेंगे जी लाहौर की एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ को प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस से बरी करने का तहरीरी फैसला जारी हुआ है। तोशाखाना केस वापस ट्रायल कोर्ट को भेजने के मामले पर चेयरमैन पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट से रुजू उन्होंने कर लिया। इसके अलावा पीटीआई पर पाबंदी के लिए एक दरखास्त दायर हो गई और दरखास्त दायर की गई जी IPP के जो रहनुमा हैं ओन चौधरी साहब, जो कि पहले पीटीआई का एक बड़ा लाज़िम मलजूम हिस्सा हुआ करते थे। उन्होंने कहा है कि पीटीआई पर पाबंदी जो है वो लगनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में नए वज़ीर आला का इंतखाब रोक दिया गया है और स्पीकर को आज नए इलेक्शन शेड्यूल के साथ पेश होने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने आज असम्बली में बात की है जॉइंट सेशन में, और पाकिस्तान की स्वीडन में कुरान पाक की बेखुरमती की शदीद मज़म्मत उनकी जानिब से की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि कौम जो है वो कल बाद नमाज जुमा एहतजाजी रैलियों में शिरकत करे। ये अपील उनकी तरफ से जारी की गई है। वज़ीर आज़म ने IMF का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना था, बड़ी मुश्किल से IMF का प्रोग्राम जो है वो लिया है। बहरहाल हमाद अजहर साहब जिनका कल भी हमने जिक्र किया था, वो आजकल बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। इकॉनमी के ऊपर अपनी एक्सपर्ट राय जो है वो दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि 75 साल तारीख में कर्ज 70% और सिर्फ 11 महीने में 30% तक बढ़ गया है। किशन गंगा डैम तनाज़े के हवाले से भी बात होगी, जिसमें पाकिस्तान की आलमी सालसी अदालत में भारत के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली है। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। बहरहाल आगाज कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम खाई सब, क्या ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। बारिश ने कितनी तबाही की है आपके इलाके में? लाहौर तो बेचारा डूबा हुआ है पानी के अंदर। जी बुखारी साहब, कहा जा रहा है कि 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया और बारिश जो है वो थमने का जब शुरू होती है तो नाम ही नहीं लेती है। और अभी मजीद बारिश की जो है पेशेंट गोई की गई है कि अगले 2 दिनों में मजीद खौफनाक हाँ बारिश जी, और बड़े अफसोसनाक किस्म के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। कहीं छतें गिर रही हैं, कहीं कुछ लोग जख्मी हो रहे हैं। ये जो कुछ आप लंदा लेके बैठे हुए, ये भी कम खौफनाक नहीं है आज। हाँ जी बुखारी साहब, आगाज मेरे ख्याल में कर ही लिया जाए क्योंकि चीजें काफी सारी हैं, वक्त हमारे पास कम होता है, मुकाबला सख्त होता है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस से बरी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो बलाएं हैं मियां नवाज शरीफ साहब के सर से टलती जा रही हैं। कल भी एक बयान हामिद खान साहब का हमने उसका तस्करा किया था। देखिए, एक तो ये कि इट्स अ वेरी डेयरिंग जजमेंट। इस तरह से इतना खुल के मैंने बहुत कम जजमेंट जो हैं वो देखी हैं। न्याय अदालत के इस फैसले के बाद मैं सवाल करना चाहता हूँ उन लोगों से जो चोर चोर डाकू डाकू का तराना गाते थे, वो अब कहाँ खड़े हैं? जिन लोगों ने वो फैसले किए थे उनको या तो डूब मरना चाहिए या कहीं जाके मुंह छुपा लेना चाहिए, जंगलों को निकल जाना चाहिए उन्हें। इसलिए कि उस वक्त जब ये कहा जाता था कि ये सब कुछ मैनेज किया जा रहा है तो कोई मानता नहीं था, आपको याद होगा। हत्ता कि जब उनको डिस्क्वालीफाई करके यहाँ से केसों के ज़रिए बाहर भिजवा दिया गया या वो बाहर चले गए, उस वक्त तक भी कोई मानता नहीं था कि ये इनोसेंट केसेस हैं। हामिद खान साहब इंपॉर्टेंट आदमी हैं, ढंग की बात करते हैं, बेतुकी नहीं छोड़ते हैं। उनका जो इंटरव्यू है जिसका हवाला आपने दिया और हमने कल उसके ऊपर प्रोग्राम में बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू भी की। और फिर उसके बाद ये नैब का जो अदालत का फैसला है, इसने ना सिर्फ ये कि नवाज शरीफ की पोजीशन को एग्जॉनरेट कर दिया है, वो बिल्कुल अब ऐसे लगता है जैसे दूध के धुले बनते जा रहे हैं, लेकिन जो टॉर्चर, जो लॉस ऑफ फेस, जो डिसग्रेस उन्होंने बर्दाश्त की है, उसका अजाला कैसे होगा वो तो मुझे मालूम नहीं है। जज साहब ये कहते हैं कि नैब को साबका हुकूमत ने इस्तेमाल करके नवाज शरीफ की साख को तबाह किया, उनके सियासी कैरियर को बर्बाद किया। इट्स ए वेरी लोडेड सेंटेंस, ये छोटा जुमला नहीं है। अब अगर आप ये देखें, मैं इसकी तफसील में जाऊंगा तो ये बात बहुत बढ़ जाएगी। 2-4 बातें जो उन्होंने कही हैं वो मेरे ख्याल से हम दोहरा देते हैं अपने नाज़रीन के लिए कि जज साहब ने क्या फरमाया है। उन्हें एक तो ये कहा कि मैं इस रेफरेंस के अंदर ये जो प्लॉट अलॉटमेंट का रेफरेंस है, मैं इसमें उन्हें बरी करता हूँ, बिल्कुल बगैर किसी ऑब्जर्वेशन के स्टेट में। रिकॉर्ड से पता चलता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, ये जज कह रहा है। न्याय अथॉरिटी को साबिक हुकूमत के कहने पर नवाज शरीफ का सियासी कैरियर तबाह करने के लिए रेफरेंस तैयार करने पर मजबूर किया गया। और वो जो कंचनी की तरह से डांस करते थे, वो क्या नाम था उनका, नैब के जो थे वो जस्टिस इकबाल साहब, याद है आपको? वो जो कहते थे मैं तो ज़मीन पर उतारा ही गया हूँ सिर्फ इंसाफ करने के लिए। मैं उनकी शक्ल देखना चाहता हूँ इस फैसले के बाद कि वो कहाँ खड़े हैं, किस तरीके से उन्होंने ब्लैकमेल हुए, वो किस तरीके से एक खातून की वीडियो बनाई गई उनके खिलाफ, और किस तरह से फिर पीटीआई के चीफ के कहने पर उन्होंने उनके तमाम सियासी मुखालफिन के खिलाफ मुकदमात कायम किए। और 3 मरतबा के वज़ीर आज़म को न सिर्फ उनके दफ्तर से निकाला गया, बल्कि उनके सियासी कैरियर के बारे में जो कुछ कहा है जज साहब ने वही काफ़ी है हमारे कुछ कहने की
सही। गुंजाइश नहीं है। अच्छा, नैब के हवाले से तो ये कहा जाता रहा है कि नैब जो है वो सियासी इंतकाम के लिए यूज़ होती है, तो इस तरह की जब चीज़ें सामने आती है तो ये तो मोहर जब्त कर देती है इस चीज़ पे कि सियासी इंतकाम के हवाले से नैब का जो रोल है देखिए, वो ये रहता है। अगर कोई PMLN का बंदा बयान दे ना तो मैं उसके ऊपर 2 दफ़ा सोचूंगा, लेकिन अगर हामिद खान जैसा सीनियर जूरिस्ट, कानूनदान और पार्टी का बहुत अहम रुकन उस पार्टी का जिसने ये मुकदमात बनाए थे, अगर वो ये कह रहा हो कि ये फैसला तो पहले से कहीं लिखा गया था, ये फैसला तो जजेस का नहीं था, जजेस तो सिर्फ इस्तेमाल हुए हैं, मुझे आप बताएं ये किस बनाना रिपब्लिक में हम रहते हैं जहाँ के जजेस का ये हाल है कि उनको नैब चाहे तो वो मनूवर कर लेती है, पार्टी सियासी चाहे जो बरसरे इक़्तिदार है तो वो मनूवर कर लेती है, और ये सोचे समझे बगैर कि इसका नुकसान मुतल्लिका शख्स को क्या होगा, आप इतनी खौफनाक जजमेंट्स देते हैं। अगर आप उन जजमेंट की लफाजी पढ़ें, किधर है वो, मैं जानना चाहता हूँ उनसे जिन्होंने इनको सिसिलियन माफिया करार दिया था, वो खुद सिसिलियन माफिया थे वो। जस्टिस गुलजार साहब की बात कर रहा हूँ मैं, जस्टिस असमत सईद खोसा साहब की बात कर रहा हूँ मैं, गॉडफादर ये जो लोग हैं किधर अब, कोई है इनसे पूछने वाला कि नहीं? अगर तफ्तीशी से मुकदमा गलत हो जाए तो उसकी पूछ पड़ताल है, अगर वकील मुकदमा हार जाए तो क्लाइंट उसको नहीं जीने देता। ये जजेस ने जो खिलवाड़ किए हुए हैं लोगों के साथ, इनका जिम्मेदार कौन है, इनसे हिसाब कौन लेगा? मेरे ख्याल से इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। दूसरी बात यह कि उन्होंने कहा कि कानून बड़ा क्लियर है, मरकजी मुलजमान के साथ इश्तिहारी को भी वही रिलीफ और वही सजा मिलती है। हवाला वो ये दे रहे हैं कि इस मुकदमे के तमाम लोग पहले से बरी हो चुके हुए हैं, लिहाजा यही रिलीफ जो है वो इनको भी मिलना चाहिए था। वो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ को भी वही रिलीफ मिलना चाहिए था, मगर दीगर मुलजमों को दे दिया गया, इन्हें नहीं दिया गया। ये जज के फैसले सुनते जाएंगे। नैब और रिव्यू बोर्ड नवाज शरीफ और उनकी जायदाद में हिस्सेदारों की जायदादें खोलने का हुक्म देती है। पता चला कि उनकी जो जायदादें क्रुक की गई थी, जो जब्त की गई थी, जिनकी नीलामी तक भी नौबत पहुंची थी, अगर आपको याद हो, वो तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जाके शायद गालबन या हाई कोर्ट से नीलामी रुकवाई थी। लेकिन जब आपकी जायदाद से जो आपने अपनी हार्ड अर्न मनी से बनाई हो, जिसके खिलाफ कोई करप्शन का सबूत ना हो, उसको अगर आप जब्त कर लेंगे तो मुझे बताइए ज़रा क्या गुजरेगी उस बंदे के ऊपर। तो एक तो मैं ये बहुत तफसील के साथ में इसमें और ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता, ये बात बढ़ जाए तो पूरा प्रोग्राम इस पे हो सकता है। तो शाखाना की तरफ आ जाए, मेरा ख्याल है अब क्योंकि वक्त कम है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। हाँ नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन एक जुमला बोलने दीजिए कि मेरे ख्याल से उन तमाम जजेस को, उन तमाम नैब के जजेस को, उनको एक दफ़ा शीशे के सामने जाके खड़ा ज़रूर होना चाहिए। शायद वो शर्मिंदा हो, शायद उन्हें कोई गैरत आए, लेकिन इसका मुझे इम्कान बहुत कम लगता है, क्योंकि जो जज इस्तेमाल हो जाए उसकी गैरत वैरत कोई नहीं होती। जी सही, आगे आ जाए। अच्छा जी, ट्रायल कोर्ट को केस वापस भेजने, 7 रोज में फैसला करने का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। तो शाखाना केस वापस ट्रायल कोर्ट को भेजने के मामले पर चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ। देखिए ये जो है ना, ये मैं बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, मुकाफ़ात अमल। देखिए ये जब फैसला आया था ना कि जी हम ये कोर्ट को वापस रिमांड कर रहे हैं, तो जो PTI के जियाले थे उन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की इसके ऊपर, देखो जनाब साडा फैसला आ गया साडे हक च। लेकिन जब उनको उसकी नौयत का पता चला तो उन्होंने 2 हरकत की। पहली बात तो यह है कि उनकी PTI के चीफ के जो वकला हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर अदम इत्माद कर दिया कि जी आप तो सुने ना, हमें आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। ये वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने 20 से ज़्यादा मुकदमों में PTI के चीफ कासिम के अब्बा को रिलीफ दिया हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद चलिए जी वो रिमांड हो गया केस। अब उन्होंने फिर से इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। ये तो बड़ा गलत फैसला है जी कि आपने वापस रिमांड कोर्ट को दे दिया। रिमांड कोर्ट ने तो पहले ही हमारे खिलाफ माइंड बनाया हुआ है। वो कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कब तक? 12 या 14 सितंबर या 16 सितंबर। अच्छा, उसके बाद क्या तब होगा? तक भी है टाइम उस तब के फिर उसके बाद क्या होगा? इशारा मेरा आप समझ गई होगी, क्योंकि वो जो इनके सहूलतकार हैं, वो जो इनके मददगार हैं, उन्होंने 16 सितंबर को अपने घर चला जाना है। अच्छा, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट भी बदल जाएगा, जज भी बदल जाएंगे और फैसले भी बदल जाएंगे। ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, इसमें कोई मुझे इबाम नहीं है। सही है। आपको याद है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर 100 से ज्यादा नैब की पेशियों में पेश हुए थे। इज दैट राइट? यस। सेम वाज हिज बेटी, उसकी डॉटर का भी ये हाल था, वो भी जाती थी अदालतों में। आपको पता है नवाज शहबाज शरीफ साहब भी जाते थे अदालतों में, हमजा शहबाज भी जाते थे। तो ये आसमान से उतरे हैं ये। अब जाना पड़ रहा है तो पूछे ना जरा उनसे दाल क्या भाव बिकती है,
ये असद उमर साहब, असद कैसर साहब, इशा महमूद कुरैशी साहब, जाना पड़ रहा है ना। जो कुछ आपने गड़े अपने मुखालफिन के लिए खोदे थे, आप उसमें गिर रहे हैं एक एक करके। देख रही है ना आप जो कुछ हो रहा है। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर हम इससे आगे ना चले तो बेहतर होगा। ये अलबत्ता कब तक जो है वो आप इसको टालते रहेंगे, ये अल्टीमेटली आपके गले ये पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, ये पीटीआई पे पाबंदी लग सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक और दरख्वास्त जो है वो दायर, पहले तो इसके बारे में बात की जाती रही है, कुछ लोगों ने इसके हक में बयान दिए, कुछ ने मुखालिफ में। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी, जो कि हमेशा शेडो किया करते थे चेयरमैन पीटीआई को, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है कि पीटीआई पर पाबंदी जो है वो लगाई जाए। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि इससे पहले कभी किसी पार्टी के ऊपर पाबंदी नहीं लगी। पार्टियां बैन हुई हैं, नेशनल अवामी पार्टी बैन हुई थी, नैब जिसको कहते थे, फिर वो एएनपी बन गई। हमने इसकी बाज़गश्त जो है दोनों ईवानों में सुनी। अच्छा। लोगों ने खड़े होकर हाउस में तकरीरें करके कहा कि जो हरकतें 9 मई को की है इनको बैन करें। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि चाहे वो लीडरशिप पीपल्स पार्टी की थी, चाहे वो पीएमएलएन की थी, चाहे वो जेयूआई थी, उन सब ने खड़े होकर कहा कि हम पार्टी पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं है। आपके सामने है ना ये। हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि वो तो नहीं कह रहा, लेकिन वो समझते थे कि अगर आज यहाँ पाबंदी लगेगी तो आगे कल कहीं और उनके गले भी पड़ सकती है। देखिए, बात यह है कि अगर आपसे सियासी गलतियां हुई हो तो आपको बैन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को बैन किया गया था उनसे सियासी गलतियां हुई थी। आप मुझे ये बताएं, उनमें से कौन चढ़ दौड़ा था मियाँ वाली एयरबेस के ऊपर जहाज़ों को आग लगाने के लिए पेट्रोल बम्बों से? किसने मुल्क के जो बहुत बड़े शोहदा, जो जिनको दुनिया ने तस्लीम किया, उनकी शहादत को भी, उनकी बहादुरी को भी, उनके मुजस्समे तोड़े थे, उनकी तस्वीरों के ऊपर लाठियाँ और जूतियाँ बरसाई थी? किसने सियासतदान ने माजी के अंदर कोर कमांडर के घर को रैंसैक किया था? एक नहीं, मैं 20 मिसालें आपको दे सकता हूँ। स्क्री टावर को आग लगाना, फौज की चलती हुई गाड़ियों के ऊपर पथराव करना, लाठियाँ मारना। तो जब आपके जुर्म की नौयत यूनिक है तो फिर आपकी सज़ा भी यूनिक होनी चाहिए। तो फिर आप हक में हैं पीटीआई पर पाबंदी लगाने की? मैंने ये नहीं कहा। मैंने पहले आपकी बात को एंडोर्स किया कि यस, पार्टियों पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि उस पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके जुर्म भी माफ़ कर दिए जाए। अच्छा, वो नहीं होने चाहिए। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि पार्टी जो है उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन जहाँ से ये प्लानिंग हुई अगर उसके नाकाबिले तरदीद, जैसा कि कहते रहे हैं कि नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, तो फिर एक्शन ज़रूर होना चाहिए। करेक्ट, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। आप कोई -1 वाला फार्मूला करते नजर आ रहे हैं मुझे। लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं नहीं कर रहा, मैंने थोड़ी किया। मैंने थोड़ी पिटीशन की। पिटीशन लेके कौन गया है? वो जिसको आपने कहा जो खान साहब के साया होते थे, जो कासिम के अब्बा के साथ साथ चिपके रहते थे, वो गए हैं। मैंने तो इसकी सियासी तौर पर और इखलाकी तौर पर मुखालफत की है कि बैन नहीं होनी चाहिए पार्टी, लेकिन देख रहे गया कौन है? वो जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। तो ये उन्हीं के लोग हैं जो उनके पहले साथी थे और अब लेके जा रहे हैं इस मामले को। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक बात मुझे बिल्कुल कहने में बाक नहीं है कि अगर आपने इसको मिसाल ना बनाया तो ये वाक़े फिर होंगे। कैन वी अफोर्ड इट? कैन एनी कंट्री अफोर्ड इट? सही। आपने देखा अमेरिका में क्या हुआ था जब ट्रंप साहब और उनके साथी चढ़ दौड़े थे कैपिटल हिल पर? क्या हुआ? 20-20 साल सजाएं हुई हैं। उससे बड़ी जमहूरियत है कोई? उससे बड़े इंसानी हुकूक के मामले कोई हैं? उससे बड़े आज़ादी राय के मामले कोई हैं? तो ये आसमान से उतरे लोग हैं। तो जो करतूतें आपने की हैं उसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी, लेकिन जो इंसानों ने जुर्म किया है उसकी सज़ा पार्टी को नहीं मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल बबांगे दोहल कह रहा हूँ। ठीक है जी, आगे आ जाएं। सही है। मरीम औरंगजेब ने भी बात की है। उसने बात नहीं की है, उसने तो बातें की हैं, उसने लाठीचार्ज की है। वो तो जो आज शुरू हुई हैं, वो कल से वो 1.25 घंटे तक बैठी रही हैं टीवी की स्क्रीनों पर विराजमान होके, और उन्होंने एक एक बात याद कराई है खान साहब को भी और खान साहब के हवारियों को भी। उन्होंने कहा, अब बताएं चोर चोर डाकू डाकू की गिरदान करने का क्या जवाब था आपके पास? ठीक है, अभी एक और इसी तरह की बरियत होगी और वो है पनामा केस वाली। अच्छा। क्योंकि उसके अंदर ना उनका नाम था पनामा में, ना उनके खिलाफ कुछ साबित हुआ। आपको अकामा घड़ना पड़ा। माइंड माई वर्ड्स, अकामा घड़ के आपने उनको घर भेजा है। ठीक है, और उनकी नाहली जो है वो तमाम तर रवायात के बरक्स, आइन की स्पिरिट के बरक्स आपने लाइफ के लिए कर दी।
और अब तो खैर कानून बन गया कि वो 5 साल के लिए है, और उनका रास्ता हमवार हो गया है कि वो आए और आके अपना सियासी रोल जो है वो प्ले करें। यानी तो यहाँ एक बात मैं कहता चलूँ, वो ये कि कुछ अर्सा पहले से ये गुफ्तगू शुरू हो गई थी कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, नवाज शरीफ साहब को भी आगे हमने खुल जब के ये खेलना प्रोग्राम चाहिए। शुरू किया था ना, जी जी तभी से जी बिल्कुल मुझे याद है। वो आपने ये तो बात मेरे ख्याल से वो की उस वक्त जो लगता था कि शायद ये किसी दीवाने की बढ़ है, वो आज हकीकत होती हुई हमें अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही है। यानी इस फील्ड को लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए कोई 1 साल लग गया। हाँ, टाइम लग गया, शुरू किया था, और जो जिन्होंने सफ़र किया उनकी सफरिंग्स बढ़ गई, लेकिन अल्टीमेटली वो कहते हैं ना कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। सही। अगर सही फैसले अब हो रहे हैं तो पिछले गलत हुए फैसलों का अजाला हो जाएगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में नए वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से, जो कि अब रोक दिया गया है। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने स्पीकर को 72 घंटों में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए नया शेड्यूल जमा कराने का हुक्म दिया है, जबकि स्पीकर आज नए इलेक्शन शेड्यूल के साथ पेश होने की हिदायत भी उनको की गई है। और बुखारी साहब, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि PTI के ही नाराज़ रुकन हैं हाजी शाबेग, जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है। तो अपने ही लोगों के साथ जो ये सिलसिला है ना, बकौल शायर के देखा जो खा के तीर कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो यही खान साहब का भी वही हाल है। ये असल में हुआ ये है कि जिस तरीके से ये हुकूमतें बनवाई गई थी या इनके लिए बनाई गई थी, उसी तरीके से जा भी रही हैं। जिन्होंने बनवाई थी वही ले जा भी रहे हैं। मैं इससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। एनीवे, हैविंग सेड दैट, देखिए गुजारिश ये है कि PTI की तोड़ फोड़ का सिलसिला गिलगित में जारी है। 3 ग्रुप बन गए हैं। कोई कहता है मुझे 4 की सपोर्ट है, विच मीन्स 5 वो हैं। कोई कहता है मुझे 3 की सपोर्ट है, इसका मतलब 4 ये हैं। तो 17 तो टोटल हैं। तो आप 4 और 5 अगर निकाल दें तो पीछे की रह गया। ठीक है, वो कल तो आपने पूरा कर दिया, वो कल हमने आपको हिंट से भी मुझे बताया याद था। है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये क्यों किया जा रहा है या क्यों हो रहा है। देखिए, खान साहब जो है ना, वो अपने दुश्मन खुद हैं। अगर आपको याद हो, किसने मशवरा दिया था कि 155 अरकान की मौजूदगी में आप असम्बली से रिज़ाइन कर दें? किसने आपको मशवरा दिया था कि जहां आपकी सबसे ज़्यादा पावरफुल हुकूमत है, जहां पंजाब में आप परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहते हैं, वो असम्बली तोड़ दें? हालांकि जो चीफ मिनिस्टर उस वक्त थे, जो बाद में सदर बना दिए गए, वो चीखते चिल्लाते रह गए कि खुदा के लिए ये ना करें, ये आपको 12 घंटे में फाड़ लेंगे। उसके बाद KPK द स्ट्रॉन्गेस्ट होल्ड, जहां 2 दफा लोगों ने मैंडेट दिया आपको आपके बकौल, वो भी तोड़ दिया आपने। तो 3 आपने तोड़ दी, 2 दूसरों ने तोड़ दी हैं। तो आप हैं कहाँ? वेयर आर यू? इन द एयर समवेयर। अब मैं बताऊं क्यों। ये दोनों जो थे प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के तनवीर इलियास साहब, और ये जो खालिद खुर्शीद साहब हैं, ये ATM मशीन्स भी थे। लेकिन खालिद खुर्शीद साहब थोड़े से मोर लॉयल देन द किंग थे। अगर आपको याद हो कि ये पहली दफ़ा हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि एक सूबे की पुलिस को दूसरे सूबे की पुलिस के सामने खड़ा करके बंदूकें तान ली गई। ज़मान पाक में जो हुआ। ठीक है, याद है ना आपको? उसकी फुटेज भी है, सब कुछ है। कोई चीज़ डिनाएबल नहीं है। अगर ये सूरत हाल होगी तो फिर आप ये नतीजे तो निकलेंगे जो हमारे सामने आ रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि अगर ये तोड़फोड़ ना होती तो मैं ये समझने पर मजबूर था कि नहीं, मैंडेट इनके पास है, वोटर इनके हैं, चूंकि वोटर्स के जो लीडर हैं वो खड़े हैं इंटैक्ट। ये जो सारे भाग रहे हैं, ये जो सारे भाग के IPP में चले गए हैं, जो मजीद भाग रहे हैं, जो रूपोश हैं, जिनका गिला भी करते दिखाई देते हैं। खान साहब अक्सर जो है कासिम के अब्बा, यार मेरे मुंह से खान साहब निकल जाता है, हालांकि है वो कासिम के अब्बा। बस ये आपकी उनसे मोहब्बत है ना। और अब तो एक बदतमीज़ी की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ। वो नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो अभी साबितशुदा नहीं है। कुछ एंकर जो हैं वो उन्होंने उनको टेरियन के अब्बा भी कहना शुरू कर दिया। अच्छा। ये मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है, ठीक बात नहीं है ये। एनीवे, तो ये जो सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने है, इसने खोखला कर दिया है PTI को एज ए पोलिटिकल एंटिटी। क्योंकि जो उनकी स्ट्रेंथ थी, जो उनके बाजू थे, जिसके सहारे वो खड़े हुए थे, वो उन्होंने एक एक करके पहले खुद फारग किए, और अब जिन्होंने वो दिए थे वो उन्होंने फारग कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि एवरी पासिंग डे जो कासिम के अब्बा हैं, उनकी स्ट्रेंथ जो है उसमें कमी वाक़या हो रही है। और इलेक्शन तक क्या होगा सही,
वो अभी तो मुकदमात भी हैं। अच्छा, इस बारे में बुखारी साहब हमने कल भी बात की थी कि इवेंचुअली वो चीज़ हुई है जिसके वो ख्वाहिशमंद थे, वो सिस्टम में नहीं रहना चाहते थे, वो सिस्टम से निकल कर एक एहतजाज दिखाना चाहते थे या शो करना चाहते थे कि हम सिस्टम से निकल रहे हैं, लेकिन सिस्टम हुआ इस क्या? काबिल नहीं है। लेकिन हुआ क्या? मिसकैलकुलेशन कहाँ थी? सिस्टम मैं से वही तो कह- निकल गया, खुद किसी काबिल नहीं रहे। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि मिसकैलकुलेट किया फिर उन्होंने। हाँ नहीं, वो मिसकैलकुलेशन के तो वैसे भी वो बादशाह हैं, क्योंकि देखें चाहे वो माज़ल्ला कुरान को इंटरप्रेट करें, चाहे वो हमें जो खुलफाए राशिदीन हैं उनके हवाले दें, चाहे वो हमें तारीख़ के हवाले दें, चाहे वो हमें जोग्राफिया समझाएं, होता सारा कुछ गलत है। जापान और जर्मनी का बॉर्डर मिला देते हैं। ये तो बस मैं आपसे क्या कहूँ, यानी एक अजीबोगरीब बात है कि लोगों ने उनको कहा कि आप टीपू सुल्तान हैं। टीपू सुल्तान जो है वो गद्दार सिपा सलार से बकौल उनके मुलाकात की भीख मांग रहा है। ये इसको शुमी किस्मत और इसको अगर हम मुकाफात अमल ना कहें आप तो और क्या है ये। तो ये दर्दनाक सूरत हाल है। काश कोई कासिम के अब्बा के दिल का दर्द आजकल जान सके। जी सही है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की और एहतजाज के हवाले से अपील भी की गई और मेरा ख्याल है कि ये ज़रूर करना चाहिए था। पाकिस्तान के स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मज़म्मत की है पाकिस्तान ने। वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उन्होंने अवाम से अपील की है कि कल जो है बाद नमाज जुमा एहतजाजी रैलियों में शिरकत की जाए। दूसरी तरफ खान साहब भी इसी तरह की जो है वो अपील कर चुके हैं, चेयरमैन PTI जो है वो भी कर चुके हैं। तो ये सिलसिला जो है वो कल होने उन्होंने अपील किया, उसके ऊपर अमल दरामद होता है कि नहीं होता है ये तो देखने की बात है। देखिए पाकिस्तान में ख़ास तौर से और इस्लामी दुनिया में अमूमी तौर पर जो दीन के हवाले से जो हमारे लैंडमार्क्स हैं उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होता। चाहे वो कुरान पाक की बेहुरमती हो, चाहे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी शान में कोई गुस्ताखी हो, या कहीं पर नाजायज़ मुसलमानों का कत्ल गारत हो जिस तरह फ़लस्तीन में हो रही है। तो पाकिस्तान की अवाम बिला तमीज़ पार्टी डिवीज़न के इन इश्यूज़ के ऊपर बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करती है। लेकिन हमने माजी में देखा, मैं उसकी मिसालें दे सकता हूँ लेकिन इस वक्त उसका वक्त नहीं है, कि लोगों की एस्पिरेशंस कुछ और होती थी इन हवालों से, वो जज्बाती होते थे बहुत ज़्यादा। हमारी हुकूमतें अपॉलोजेटिक एंड डिफेंसिव होती थी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इस दफ़ा ऐसा नहीं है। जहाँ अवामुन नास ने इसके ऊपर रिएक्ट किया है और करना चाहिए था। मुजाहरे ऑलमोस्ट हर शहर में चल रहे हैं और हुकूमत भी बेअमली का मुजाहरा नहीं कर रही। स्पेशल सेशन बुलाया गया नेशनल असम्बली और सेनेट का जॉइंट सेशन, उसमें करारदाद की मंजूरी और जो तकरीरें हुई हैं उन्होंने अवाम के जज्बात की पूरी तरह से तर्जमानी की है। दूसरी बात यह है कि अब इस वक्त मुतालबा यह है कि जो आलमी अंजुमनें हैं, तंजीमात हैं जो बहुत बड़े चैम्पियंस बनते हैं इंसानी हुकूक के, उनको जो हमारी दीनी जो यानी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, जो हमारी इस्लामी दुनिया की लीडरशिप है उनको ये यकीनी बनाना है कि इस किस्म के इक़दाम दोबारा ना हो। वो कैसे पॉसिबल है? एक तो ये है कि आप उनकी हुकूमतों को एहसास ज़िम्मेदारी दिलाएं, उनको मजबूर करें कि वो इन लोगों को जिन्होंने ये हरकत की है उनको ऐसी सज़ा दें कि उसके बाद दोबारा कोई ये हरकत ना करे। इसके लिए मेरे ख्याल से जिस तरफ इशारे किए हैं प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में, उससे ऐसा लगता है कि डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर हम इंटरनेशनल कैपिटल्स को डॉसियर्स भेजेंगे, उनको एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे, हम वफूद भेजेंगे ताकि हम ये यकीनी बना सकें कि ऐसे इक़दाम दोबारा ना हो। क्योंकि वो जो रज़ील शख्स है, वो जो काबिल नफ़रत शख्स है, वो जो घटिया किसी पता नहीं मैं आगे चला जाऊंगा जज्बात में बहुत, उसने अब ये धमकी दी है कि मैं 10 दिन के बाद फिर यही करूंगा। अच्छा, दिस इज आवर बाउंडन ड्यूटी दैट वी डोंट लेट इट हैपन अगेन। तो आपको क्या लगता है कि स्वीडिश हुकूमत जो है, जिस तरह के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा कि उनको हर सूरत अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर करना पड़ेगी, उनके ऊपर अब कितनी बड़ी मैंने देखा है कि एक बयान तो उनका आया है स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर का, उन्होंने कंडेम भी किया है इसको, इसकी मजम्मत की है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हमें इससे आगे जाना होगा। आपको याद है डेनमार्क में क्या हुआ था, जो खाके थे उसके ऊपर भी पूरी इस्लामी दुनिया ने रिएक्ट किया था और बिल्कुल ठीक किया था। मेरे ख्याल से जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो OIC है, चाहे वो अरब लीग है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस है, चाहे वो नॉन अलाइंड मूवमेंट है, हर जगह का दरवाज़ा हमें जाकर खटखटाना चाहिए कि जनाब ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल, और इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। किशन गंगा तनाज़ा बात करनी है उसके ऊपर, इस ब्रेक के बाद साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। किशन गंगा तनाज़े पर पाकिस्तान को आलमी सालसी अदालत में भारत के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है और किशन गंगा डैम पर पाकिस्तान का केस जो है वो काबिल समाअत करार दे दिया गया है। बुखारी साहब, कितनी बड़ी कामयाबी है ये आपके ख्याल में? क्योंकि मेरा इसके ऊपर जो देखिए, कामयाबी नहीं है लेकिन कामयाबी की सिमत में एक अच्छी पेशरफ्त आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि अब ये जो हमारा केस है ना, ये तो हम बहुत देर पहले हार चुके हुए हैं। अच्छा, देखिए, जो 1951 में जो इंडस बेसिन ट्रीटी हुई थी, उसके ये यानी ट्रिकल डाउन इफेक्ट है जिसको आज हम सामना कर रहे हैं। 3 दरियाओं पे भारत कब्जा कर चुका है, लिख के उसने दिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी और इंडस बेसिन ट्रीटी में भी कि मैं इन 3 दरियाओं के ऊपर डैम नहीं बनाऊंगा। 360 छोटे बड़े डैम बन चुके हैं उसके ऊपर। हम पानी को तरस रहे हैं। सुतलेज हमारा ड्राई हो गया, रावी हमारा ड्राई हो गया, आपके सामने। जेलम भी उनकी जुल्म से बड़ा कम ही महफूज है, सेमिस चनाब, क्योंकि सारे दरिया जो है वो इनफ्लो उस तरफ से है। सबसे बड़ी ज्यादती हमारे साथ की थी जमात अली शाह ने, जो हेड थे हमारी तरफ पे, जो हमारा जो केस लड़ रहे थे। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि उन्होंने हिंदुस्तान से पैसे लेके केस ज़ाया किया। अच्छा। ये उनके ऊपर बड़ा सीरियस चार्ज है। ये हम बात कर रहे थे अपने सारे सीनियर साथी जो है उनसे भी, उसमें बड़ा तफसील से हमने डिस्कस भी किया इसको। तो उन्होंने हमारा केस काफ़ी हद तक बिगाड़ा और काफ़ी हद तक केस हमारा न सिर्फ कमज़ोर किया बल्कि हम ऑलमोस्ट हार गए। लेकिन फिर एक नए सिरे से, एक नई विगर के साथ हम ये केस लेके फिर गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ये मामला जो वर्ल्ड बैंक है उसके साथ भी हमारा चल रहा है अभी, क्योंकि वो उसके अंदर गारंटर था, जो इंडस बेसिन ट्रीटी के हवाले से जो कुछ होना था। अब देखना ये है कि इसके बाद हम एंड अप कहाँ होते हैं। क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई ऐसा इंजेक्शन देने जा रही है जिससे भारत अपनी उन तमाम तर मक्कार हरकतों से बाज रह जाए? लेकिन खालिद, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये ना कि अब हम अपना केस फाइट किस तरह से करते हैं। देखें, इस दफ़ा मुझे लगता है, ये पता नहीं क्यों मुझे ये उम्मीद है कि ये जो सक्सेस मिली है ये भी उसी का नतीजा है कि इस दफ़ा हमारी प्रिपरेशन बेहतर है, हमारे पास केस अच्छा तैयार किया हुआ है, जिसकी वजह से ये हमें एडवांटेज मिली है। एज आई सेड, एज द डे केस प्रोसीड्स हमें एंड पर पता चलेगा कि क्या हमारे हक में कोई फैसला होता है या नहीं होता है। लेकिन ये बात अपनी जगह तय है कि हिंदुस्तान हमें 2 तरीके से तबाह कर रहा है। पानी ना दे के जब हमें पानी चाहिए होता है, और पानी दे के जब हमें नहीं चाहिए होता, हमसे अपने नहीं संभल रहा होता। सही। जब मानसून की बारिशें वहाँ आती हैं तो वो दरियाओं में पानी छोड़ देते हैं, दूसरी वाली जिससे हमारी तबाहकारी है ना। जी जी, हम सिर्फ वो डैम बना रहे हैं, हम उनको रुकवाना ही चाहते हैं, हम खुद भी कोई डैम बनाना चाहते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी साजिश हुई थी वो हुई थी कालाबाग डैम के हवाले से। कालाबाग डैम को सियासी इशू बना के लोगों ने भारत से पैसे खाए, लोगों ने इंटरनेशनल यानी जो पावर्स थी, नाम लेना इस पर ज़रूरी नहीं है, उनसे पैसे लिए। उन्होंने, किसी ने कहा हमारी लाशों पे बनेगा कालाबाग डैम, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। सिंध का अपना केस था, केपीके का अपना केस था। और कमबख्तो, ये पंजाब का डैम नहीं था। बिल आखिर पंजाब ने एक स्टेज पे आके कहा कि इसका नाम पाकिस्तान डैम रख लें, कालाबाग डैम ना रखें, लेकिन बनाए ज़रूर। हमें सबसे बड़ी सज़ा जो है वो इसलिए मिल रही है कि हिंदुस्तान अपना केस प्लीड करते हुए कहता है कि जो दरिया इनके पास है, सिंध का हवाला देता है वो, इनसे तो उसका पानी नहीं संभल रहा, ये बाकियों का पानी कैसे संभालेंगे? और ये बड़ी लॉजिकल उनका एक हमें इसकी वजह से हमें बहुत हजीमत उठानी पड़ी है। वो तो शुक्र ये है कि कहीं गाजी बरोथा बन गया, कहीं कुछ बन गया, लेकिन अभी भी 70% से ज़्यादा हमारा पानी जो है वो समुद्र में जा रहा है। कोई उसके लिए रिजर्वायर्स नहीं है, और सियासत की नज़र होने वाला वो डैम जो है उसको तो छोड़ दें। फिर भाषा डैम की बात की उन्होंने कहा जी उसके अल्टरनेट के तौर पे वो बना लें। उसके लिए भी फंडिंग थी, वो आएगी बात, तो फिर साकिब निसार साहब आ जाएंगे बीच में। वो डैम बाबा जो हैं जिन्होंने बर्बादी की है इस मुल्क की और इस मुल्क के उस सरमाए की, किधर है वो पैसे, किधर है वो मंजी जो डाके उन्होंने बैठनी थी वहाँ, पैरा देना था डैम के ऊपर वगैरह वगैरह। तो वो है ना कि ये हम कुछ इस तबाही के जिम्मेदार हम खुद भी हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हमने इसके ऊपर सही सिमत में क्विक फैसले ना किए, क्विक इन्वेस्टमेंट ना की, क्विक रिजर्वायर्स जो हैं उनमें इजाफा ना किया, तो हमारी मुकम्मल तबाही जो है वो इसलिए कि हम एग्रो बेस्ड कंट्री हैं। हमारी एक वक्त में 80% जो सारी नेशनल इनकम थी वो ज़राअत से थी। वो आपको पता है किस तरह से तबाह हुई है। तो हम तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत सिद्क दिली से, नेक नीति से,
इफेक्टिव तरीके से इस केस को प्रोसीड करें। अच्छा बुखारी साहब, इसके ऊपर 2 अदवार मुज़ाकरात के भी हो चुके हैं। जी जी, कई और वो भी जो है वो बिल्कुल नाकाम हुए हैं, तो हाँ, वहाँ पर नाकाम आप कह सकते हैं कि उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली है। वो केस इल्तवा में है, कभी उसकी तारीख आ जाती है, बातचीत हो जाती है, जिस तरह ये तारीख भी बहुत देर के बाद आई है। तो हम अल्लाह करे कि कोई ना कोई फैसला इसका हमारे हक में हो, ताकि हम जिस वाटर क्राइसिस का सामना हमें आने वाली दिहाइयों में करना पड़ेगा उससे हम बच सकें। और कहा जाता है कि आगे जो कोई खुदा ना खास्ता कोई जंग हो सकती है, पानी एक बहुत बड़ा एक मसला हो सकता भाई है। किसी अक्लमंद ने ये कहा कि आइंदा दुनिया में जंगें ही पानी पर होंगी। और हमारी कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई हिकमत अमली नहीं। वो प्राइम मिनिस्टर की इकॉनमी के ऊपर जो आज उन्होंने हाँ, बात वो की, मेरे ख्याल में क्विकली उसको रैप कर लेते हैं, क्योंकि मुझे टाइम तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन अगर आप बात करना चाहते आज हैं उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से सी पैक को डिफेंड किया है। फिर दोबारा उन्होंने कहा कि जी ये सी पैक जो है ये पाकिस्तान का गेम चेंजर है। उन्होंने IMF का जो मुआहदा हुआ है उसकी भी मज़ीद तफसीलात जो है वो वहाँ के जो ट्राइबल एल्डर्स थे उनके सामने बयान की है। और उनका कहना है ये कि जी KP को निगलेक्ट किया गया है, माजी में इसको इग्नोर किया गया है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स लगाएं। और वो जिस कन्विक्शन के साथ वो बात करते हैं, मुझे यूँ लगता है कि जैसे कुछ ना कुछ वहाँ भी बेहतर होने जा रहा है। और आर्मी चीफ की मुआवनत के हवाले से शुक्रिया भी उन्होंने अदा किया कि बहुत ज़्यादा मुआवनत जो है वो उनकी तरफ से की गई। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। आज के शो का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।